अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? चैट में टाइप करके बता दें। ओके, वेरी गुड। चलें, हम 3 मिनट और वेट करेंगे। 10:05 पे हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन आवर फर्स्ट सेशन ऑफ CS 302P इन फॉल 2022। सो जो आज का सेशन है ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इस 302P के जो कंटेंट्स हैं इसके हवाले से। काइंडली अरीबा अपना माइक म्यूट कर दें। जब आप एंटर होते हैं सेशन में तो आपका माइक बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, उसको आपने म्यूट करना है। तला अभी हैंड अपना डाउन कर लें, मैं आपको बाद में अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप मुझसे बात कर सकें। राइट नाउ मैं थोड़ा सा कुछ आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं इस कोर्स का कि ये कोर्स क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, और इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हम कवर करेंगे, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है थ्रू आउट द सेमेस्टर, ताकि आप इस कोर्स को आराम से क्लियर कर सकें। सो जैसे कि आप जानते हैं कि ये है CS 302 यानी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इसका एक प्रैक्टिकल कोर्स, दिस इज़ 1 क्रेडिट आवर कोर्स। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपने CS 302 में यानी जो भी आपने टॉपिक्स कवर किए हैं, फॉर एग्जांपल गेट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और बूलियन एक्सप्रेशंस की सिंप्लीफिकेशन या मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप्स, वो तमाम टॉपिक्स हम यहाँ पे कोर्स में प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है। सो अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर इस कोर्स के तो कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं है, तो वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं CS 302 की फॉर्म में, यानी जो आपका मेन थ्योरेटिकल कोर्स है। इकरा प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। सो जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस वही यूज़ करेंगे आप, जो कि आपके पास CS 302 की वीडियोस हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीप्लेक्सर की समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आप अपने हैंडआउट्स ओपन करेंगे CS 302 के, और पहले हैंडआउट्स को रीड आउट करेंगे और उसके बाद आप वीडियो लेक्चर देखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपको कंफ्यूजन होती है तो फिर आप इस सेशन को ज्वाइन करके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कैसे उसको यूज़ करना है वो आप इसमें डिस्कस करेंगे। जो CS 302 के जो भी कंटेंट्स हैं उसमें अगर कोई लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो उसके लिए फिर आप CS 302 का सेशन ज्वाइन करेंगे। जो प्रैक्टिकल हमारे जो लैब मैनुअल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कोई कंटेंट के अंदर कोई ऐसी ऐसी चीज़ है, कोई कंफ्यूजन है जो कि आपने क्लियर करनी है, सो उसके लिए आप CS 302P का सेशन ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो CS 302P यानी CS 302 डिजिटल लॉजिक डिजाइन प्रैक्टिकल, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका टूल है। जो सबसे पहले आपने इसके जो टूल है उसको इंस्टॉल करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच वर्जन 5.12। अब मुझे ये बताएं और चैट में लिख के बताएं कि किन किन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर लिया है।
ओके, वेरी गुड। सो जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है और फिर इसको ज़रा एक्सप्लोर करना है। अली रज़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच है, आप अनाउंसमेंट अगर रीड करें केयरफुली तो उसके अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है? आप LMS ओपन करें, अपना LMS का अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें CS302P की कोर्स वेबसाइट में जाएंगे और आपको लेफ्ट साइड पे डाउनलोड फाइल्स का एक सेक्शन मिलेगा। आप डाउनलोड फाइल्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उस सेक्शन में आपको तमाम रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा और इस कोर्स में यूज़ होने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। और इसके लिए जो रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ विंडोज 7। कोई अगर विंडोज 11 के ऊपर कर रहा है तो फिर वो ये कंप्लेंट ना करे कि सर मेरे पास रन नहीं हो रहा, ठीक है? आपका जो रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 है। ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम फर्स्ट टू जो लैब मैनुअल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच के जो डिफरेंट टूल बॉक्सेस हैं उसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद मैं आपको जो सिंपल सर्किट्स हैं वो बना के बताऊंगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को यूज़ कैसे करना है। अली रज़ा, आप एक काम करें, आपको जो एरर आ रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लें, या फिर कोई एक छोटी सी वीडियो बना के उसको शेयर कर दें मेरे साथ, ठीक है? ईमेल के थ्रू आप शेयर कर दें, या फिर आप जो भी स्क्रीनशॉट है उस एरर का वो MDB के ऊपर पोस्ट करें, मैं चेक करूंगा कि क्या एरर आ रहा है और फिर मैं उसको उसके लिहाज से आपको गाइड करूंगा। ओके, तलहा मलिक ने काफ़ी टाइम से जो हैंड रेस किया हुआ है, तो तलहा अगर आपका माइक, आई थिंक आपका माइक इनेबल नहीं है तो आप बात नहीं कर सकेंगे मेरे साथ। आप बेहतर है कि अपना क्वेश्चन टाइप कर दें और मैं इसको जवाब दे दूंगा। जी, किसी स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस करेगा, ठीक है? ऐसे किसी स्टूडेंट को मैं बोलने की परमिशन नहीं दूंगा अनलेस कि वो हैंड रेस करे। सो आप पहले हैंड रेस करेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपका माइक इनेबल करूंगा ताकि आप मुझसे बात कर सकें। ओके, सो लैब एक्सपेरिमेंट 1 यानी लैब मैनुअल 1, उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे? एक हम फैमिलियराइजेशन प्लेइंग विद EWB 5.12। सो अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएं CS302P के तो वहाँ पे आपको दो वर्जन्स मिलेंगे, EWB 5.12 और EWB 10। आपने 5.12 को ही इंस्टॉल करना है, ठीक है? सो हम लैब एक्सपेरिमेंट 1 में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप सब ने अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच वर्जन 5.12 को इंस्टॉल कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो दोबारा से डाउनलोड फाइल्स के सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। एक तो मैंने इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है वहाँ पे, कि जिसके थ्रू जिसको आप डाउनलोड करके और उसके अंदर जो स्टेप्स जो फॉलो किए गए हैं, परफॉर्म किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को इंस्टॉल करने के लिए, आप वो वीडियो देखें। और अगर कोई विंडोज 10 जो लोग यूज़ कर रहे हैं अगर उनको कोई एरर आ रहा है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, वो वीडियो देख लें। और उसमें भी आपका उसको देखने से आपका इशू होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू आता है तो फिर वो MDB के ऊपर अपनी क्वेरी पोस्ट कर दे या फिर सेशन में आके पूछ ले। जी तथा तथा क्वेश्चन पूछ लें। ओके, तलहा को मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि तलहा जवाब नहीं दे रहे। जी अली रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर हम किसी और वेबसाइट से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को? हाँ बिल्कुल, आप किसी और वेबसाइट के ऊपर अगर आपको इसका कोई डाउनलोड लिंक मिलता है आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वर्जन 5.12 को ही इंस्टॉल करना है। जी 5.12। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके, सो चले मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को जो कि ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है मैं इसको ओपन करता हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली जो है इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ।
ओके, अब बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच की विंडो देख सकते हैं? ओके यस सर। जी, सिर्फ लिख के बताएं, माइक को अनम्यूट ना करें। ओके, सो जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऐसी विंडो ओपन होगी, जिसमें ये सारा जो वर्किंग एरिया है, देखें ये वाइट है, ठीक है। दिस इज अ ब्लैक, ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट या अनटाइटल्ड वर्किंग एरिया। पहले हम इसके ऊपर कुछ सर्किट ब्रांच पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टूल बॉक्सेस हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच के, विच वी आर गोइंग टू यूज इन फ्यूचर, वो कौन कौन से हैं। सो दी सबसे पहले तो आपके पास ये देखें मेन्यू है, मेन मेन्यू है, जिसमें कौन कौन से हैं देखें। फाइल, अगर आपने नई फाइल ओपन करनी है, क्रिएट करनी है, या कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है या सेव करना है, ये तो सारे आपको पता होगा, ठीक है। उसके अलावा एडिट का मेन्यू है, सर्किट का मेन्यू है, कि अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है, स्कीमेटिक ऑप्शंस हैं, ये चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होगा जो कि आप लेबल्स वगैरह यूज़ करेंगे इस अपने कोई भी सर्किट में उसके अंदर। जी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फिलहाल हो रही है और ये आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके बाद एनालिसिस है, ठीक है। एनालिसिस में अगर आपने सर्किट को सिमुलेट करना है, इसको एक्टिवेट करना है, ग्राफ्स वगैरह डिस्प्ले करना है, तो ये देखिए मैंने एनालिसिस में जाके डिस्प्ले ग्राफ्स पे क्लिक किया तो ये एनालिसिस ग्राफ की विंडो ओपन होगी। इसके अलावा विंडो मेन्यू है, ठीक है, और उसके अलावा हेल्प है। सो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा चीज़ें। जो मेन पॉइंट्स हैं, ये जो मेन टूल बॉक्सेस मैं उसके ऊपर आता हूँ, कि ये देखें कि सबसे पहले आपके पास है सोर्सेस का बटन, ठीक है। आपको माउस पॉइंटर शो हो रहा है? ओके, सो आप सोर्सेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया टूल बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपके पास डिफरेंट बटन्स आके, हर बटन किसी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर जो फर्स्ट बटन है टॉप लेफ्ट पे, इस पे मैं ले गया तो लिखा आ गया ग्राउंड, ठीक है। सो ये एक ग्राउंड सोर्स है, विच मीन्स ज़ीरो। मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। ये ग्राउंड मीन्स ज़ीरो। बैटरी सोर्स, ठीक है, डीसी करंट सोर्स। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी हैं, ये देखें, क्लॉक सोर्स है, और ये सारे आगे एम सोर्स, एफएम सोर्स, तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, यानी करंट सोर्सेज हैं या फिर वोल्टेज सोर्सेज हैं। सो अगर आपने लेट से अपने सर्किट में कोई बैटरी यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, बैटरी को क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, और ये देखें ये 12 वोल्ट की बैटरी का सिंबल आ गया, ठीक है। अब इसके दो पॉइंट्स हैं, टॉप और बॉटम, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये हमारे पास सोर्सेज का टूल बॉक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल बॉक्स है ये है बेसिक का। सो आप बेसिक के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास डिफरेंट बटन्स, एक नया टूल बॉक्स ओपन होगा जिसमें डिफरेंट बटन्स हैं। जिस तरह ये जो डॉट है, इट रिप्रेजेंट्स अ कनेक्टर, यानी फर्ज करें अगर आपने दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ये कनेक्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर, देन वी हैव कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, रिले, स्विच। ये जो स्विच है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि लेट से जिस तरह आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका एक स्विच होता है ऑन ऑफ का, इसी तरह से जो आपका डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उसमें इनपुट को 0 1 करने के लिए आप स्विच को यूज करते हैं, ठीक है। सो ये भी डिफरेंट बटन्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, हमारे पास स्विच है और कनेक्टर है। सो हम बार बार इन्हीं दो को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास डायोड्स हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हैं, आईसीस, एनालॉग आईसीस हैं, ठीक है, मिक्स्ड आईसीस हैं, डिजिटल आईसीस हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो अगर आप गेट्स यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप कोई फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो ये देखें ये कोड्स हैं 74XX। आपने जो CS302 के हैंडआउट्स पढ़े होंगे उसमें भी आपके जो इनिशियल लेक्चर्स हैं उसमें डिफरेंट आईसीस डिस्कस की गई हैं, कास्केटेड गेट्स की, जिसका कोई नाम होगा 74XX समथिंग। सो ये वो आईसीस हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये देखें कि मैंने 74XX बटन पे क्लिक करके इसको ड्रैग किया तो एक नया टूल बॉक्स ओपन हो गया, जिसमें देखें 7400 IC किसको रिप्रेजेंट करती है, क्वाड टू इनपुट
नैंड गेट, ठीक है। यानी इसके अंदर क्वाड मीन्स 4, यानी एक ऐसी आईसी है जिसके अंदर 4 नैंड गेट्स हैं और हर नैंड की 2 इनपुट्स हैं। इस तरह क्वाड 2 इनपुट नॉर गेट, क्वाड 2 इनपुट नैंड गेट्स, तो ये तमाम आईसीज हैं। अगर आप कोई आईसी सर्किट यूज करना चाहते हैं गेट्स के लिए, तो आप ये डिजिटल आईसीज पे क्लिक करके 74XX पे क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने गेट्स यूज करने हैं, पिछले दिनों एक क्यूरी आई थी स्टूडेंट की कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में गेट्स को कैसे यूज करूं, तो उसके लिए आपने लॉजिक गेट्स के इस बटन पे क्लिक करना है, तो एक नया टूल बॉक्स ओपन होगा। तो आप देखें इसके अंदर तमाम गेट्स आपके अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट वन जो है ये 2 इनपुट एंड गेट है, देन 2 इनपुट और गेट, नॉट गेट, ठीक है, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ट्राई स्टेट बफर, बफर और श्मिट ट्रिगर्ड इन्वर्टर, ठीक है। इसके अलावा ये देखें ये एंड गेट्स हैं, ये भी वो सारे एंड गेट्स हैं, ये भी आईसीज हैं, ठीक है। ट्राई 3 एंड क्वाड 2 इन एंड, तो ये भी हम इन डिटेल आगे यूज करेंगे फ्यूचर सेशंस में। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स से अगर आपने कोई गेट यूज करना है, आप एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें आप एक सिंपल एंड गेट यूज करना चाह रहे हैं, तो इस पे आप लेट्स से ये एंड गेट है, इसको क्लिक करके आप ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर लेके आए। और क्योंकि ये बहुत छोटी पिक्चर शो हो रही है, तो मैं इसको जूम इन करता हूँ। ये देखें, ये मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो देखें ये गेट बड़ा होता जा रहा है। अब ये 2 इनपुट एंड गेट है, तो अब इसकी इनपुट्स के ऊपर जीरोस या 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास उसकी आउटपुट आ जाएगी। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम सोर्सेज यूज करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सोर्सेज कैसे यूज करेंगे। राइट नो आप ये समझें कि ये गेट्स आपने अगर अपने सर्किट में यूज करने हैं तो कैसे आप इनको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टूल बॉक्स है डेट इज फॉर डिजिटल, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देखें एक नया टूल बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें डिफरेंट बटन्स हैं। फर्स्ट बटन हाफ एडर है। हाफ एडर आपने पढ़ भी लिया होगा। हाफ एडर एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने दो कोई बिट्स को ऐड करना है तो आप हाफ एडर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। सो ए और पी यहाँ पे इनपुट्स हैं। ये जो फर्स्ट आउटपुट है सिग्मा, ये सम को रिप्रेजेंट करती है। सी ओ मीन्स कैरी, यानी अगर आप दो बिट्स को ऐड करते हैं, लेट से दोनों बिट्स 1 हैं, तो 1 + 1 इज इक्वल टू, बाइनरी में क्या होगा 1 + 1, कोई बता सकता है? आप डीएलडी पढ़ रहे हैं अभी तक, आपको ये नहीं बता कि 1 + 1 अगर आप ऐड करें बाइनरी तो क्या होगा? 1 + 1 बाइनरी की बात हो रही है। 1 + 1 इज इक्वल टू 1 0, ठीक है। अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं CS302 के, उनको गौर से पढ़ें। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रैक्टिकल्स जो टास्क हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आएगी। 1 + 1 इज इक्वल टू 1 0, ठीक है। सो 1 + 1 जब हम करते हैं, दो बाइनरी वंस को ऐड करते हैं तो एक सम बिट आती है, यानी दो बिट्स का हमारे पास आंसर आता है। एक सम बिट होती है और एक कैरी बिट होती है। सो हाफ एडर क्या करता है, दोनों बिट्स रिटर्न करता है, ठीक है। सो अगर ए भी 1 है और बी भी 1 है तो सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और कैरी क्या आएगी, कैरी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें फुल एडर भी है। अब फुल एडर में 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप्स हैं। आपने फ्लिप फ्लॉप्स ऑलरेडी शायद पढ़े भी हों। अगर नहीं पढ़े तो फ्यूचर लेक्चर्स में आप फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं। उसके अलावा मल्टीप्लेक्सर्स हैं, ठीक है। डी डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी हमारे पास डिफरेंट जो भी आप कह लें कि सर्किट्स हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, वो आपको इस डिजिटल के बटन से मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जब भी आपने कोई एक सर्किट बनाया है और उसकी आउटपुट को आप चेक करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये इसको कहते हैं प्रॉप।
ठीक है। सो अगर आपने एक सर्किट बनाया है, कोई सिक्वेंशियल सर्किट बनाया है या कोई कॉम्बिनेशन सर्किट बनाया है और उसकी आप आउटपुट को चेक करना चाहते हैं कि भाई इसकी आउटपुट 1 है या 0 है, सो उसके लिए क्या है कि आप एक इंडिकेटर सर्किट यूज करें। ठीक है, इंडिकेटर प्रॉब यूज करें, सॉरी। सो लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नॉट गेट है। ठीक है, सो मैं नॉट गेट लेता हूँ। सो इनपुट को फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। नॉट गेट की आउटपुट को मैं देखें, जिस तरह ही मैं आउटपुट के ऊपर आया तो यहाँ पे एक ब्लैक डॉट शो हो गया। इट मीन्स कि ये कनेक्टर है। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और प्रॉप के साथ जाके कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ ऑन। यानी ये देखें, ये टॉप पे मेरे पास ये सिमुलेशन बटन है कि मैंने सर्किट को बना लिया है। अब मैं इसको करता हूँ सिमुलेट। तो मैंने इसको जब ऑन किया तो आप देखें कि प्रॉप ऑन हो गई। यानी प्रॉप ऑन होने का मतलब ये है कि इसकी आउटपुट, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। यानी नैंड गेट, जो नॉट गेट है, इसकी आउटपुट क्या है, 1 है। क्यों 1 है? बिकॉज देखें, जो नॉट गेट है उसकी मैंने इनपुट के ऊपर कुछ भी अभी इनपुट नहीं दी। बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच में क्या होता है कि जब आप किसी भी गेट को कोई भी इनपुट नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो 0 होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये नॉट गेट है, इसकी कोई भी इनपुट नहीं है। इट मीन्स इट्स इनपुट इज 0। तो जब ये नॉट गेट इसको इन्वर्ट करेगा तो 0 से क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो इसलिए ये प्रॉप ऑन हो गई है। सो इस तरह से हम प्रॉप्स को यूज करते हुए किसी भी सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी आउटपुट को देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्लेस होते हैं। लेट से हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को यूज करते हैं। ओके, मैं दोबारा बनाता हूँ। लेट से मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ। मैं सिंपल नॉट गेट को यूज करते हुए प्रॉप को उससे कनेक्ट करता हूँ। सो क्या करना है, देखिए अभी फिलहाल ये सारा जो वर्किंग एरिया ये एम्प्टी है। तो इफ आई एम गोइंग टू यूज अ नॉट गेट तो मैं ये लॉजिक गेट्स के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो एक नया टूल बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें देखें जो थर्ड बटन है फर्स्ट रो में, ये है नॉट गेट। तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक जो नॉट गेट है इसको ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नॉट गेट के की आउटपुट के ऊपर एक प्रॉप कनेक्ट करता हूँ, यानी एक इंडिकेटर जो कि मुझे इसकी आउटपुट को इंडिकेट करेगा। सो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से इंडिकेटर्स के बटन पे क्लिक किया। एक नया टूल बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट बटन्स हैं। मैं रेड प्रॉप के उसके बटन के ऊपर गया, इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर ले आया। ठीक है, अब देखें ज़रा इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी गलत है, क्योंकि मुझे इसको कनेक्ट करना है, यानी प्रॉप की जो इनपुट है उसको कनेक्ट करना है गेट की आउटपुट के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ। तो मैं प्रॉप के ऊपर राइट क्लिक करके इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो नॉट गेट है इसकी आउटपुट को कनेक्ट कर देता हूँ प्रॉप की इनपुट के साथ। सो ये देखिए, मैंने जैसे ही मैं नॉट गेट की आउटपुट के ऊपर गया तो एक ब्लैक डॉट डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद मैं प्रॉप की इनपुट के साथ जाके कनेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखें कि एक ब्लैक डॉट शो हो रहा है। इट मीन्स कि जैसे ही मैं छोड़ूंगा अपने माउस के बटन को तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। सो ये देखें, ये कनेक्ट हो गए। ठीक है, अभी आप देखें कनेक्ट तो हो गए हैं लेकिन प्रॉप ऑन नहीं हुई। ठीक है, नॉट गेट की इस वक्त इनपुट क्या है, 0 है बाई डिफॉल्ट। अभी जब आप किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं करते किसी गेट को तो उसकी इनपुट उस टाइम पे 0 होती है। तो अब अगर नॉट गेट की इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉप ऑन क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि हमने सिमुलेशन को एक्टिवेट नहीं किया। सो उसके लिए आप, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में टॉप राइट पे देखें स्क्रीन के, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्टिवेट सिमुलेशन। इस स्विच को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सिमुलेशन एक्टिवेट हो गई, और जैसे ही सिमुलेशन एक्टिवेट हुई तो प्रॉब हमारी ऑन हो गई। तो ये क्लियर हो गया। ओके, किसी स्टूडेंट को इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सलवा, आप जो है, मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बार बार रिपीट नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे और भी टॉपिक्स हैं अभी। ओके, सो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ।
आप प्रॉप के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, वीडियो शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। ओके चलें जी। सो इंडिकेटर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल्स हैं, हम इनको नहीं देखेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट मिसलेनियस। ओके जो मिसलेनियस बटन है, इसमें एक बटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है लेबलिंग का। सो लेट्स से कि मैं अपने सर्किट को लेबल करना चाहता हूँ, तो मैं एम के ऊपर क्लिक करूंगा और इसमें देखें ये बटन है ए का, विच इज टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। सो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये है कि हम कुछ भी लिखना चाहते हैं अपने वर्किंग एरिया में, सर्किट के किसी भी इनपुट्स को या आउटपुट्स को लेबल करना चाहते हैं, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज करूंगा। सो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो देखें ए लिखा आ गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मैं लेट से मैं लिखता हूँ नॉट गेट। ठीक है, तो ये नॉट गेट लिखा आ गया। ठीक है, सो ये लेबलिंग हम यूज करेंगे अपने सर्किट्स में इनपुट्स को और आउटपुट्स को लेबल करने के लिए। उसके बाद लास्ट जो टूल बॉक्स है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है वह लॉजिक कन्वर्टर का। समटाइम्स एक ऐसा सर्किट है जिसकी लेट से मल्टीपल इनपुट्स हों, लेट से हम कहते हैं कि 4 इनपुट्स हैं, एक ऐसा सर्किट है जिसकी 4 इनपुट्स होंगी, तो उसके आउटपुट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? क्या आपको बता सकते हैं कि कोई सर्किट जिसकी 4 इनपुट्स हों उसके आउटपुट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? आउटपुट्स कितनी होंगी उसकी अगर 4 इनपुट्स हों? 16। ठीक है, so 2 raised power 4, if there are 4 inputs then the total input combinations will be 16। it means कि total outputs कितनी हो सकती हैं? 16 हो सकती हैं। so इस केस में क्या होता है कि हम वन बाय वन अगर चेक करना शुरू कर दें, इनपुट कॉम्बिनेशंस को चेंज करना शुरू कर दें, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये बहुत हेक्टिक है, और जैसे जैसे इनपुट्स इंक्रीज होती हैं तो वो एक्सपोनेंशियली आपकी जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो भी इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनपुट 4 से इंक्रीज होकर 5 हो जाती हैं, देन इन दैट केस देर आर 32 इनपुट कॉम्बिनेशंस। जब इनपुट 6 हो जाती हैं देन देर आर 64 इनपुट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो इसका ट्रैक रखना इसको बहुत मुश्किल है कि आप वन बाय वन सबको चेक करते रहें। सो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉजिक कन्वर्टर। ठीक है, तो लॉजिक कन्वर्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनपुट कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है और उसके बाद जो आउटपुट है वो टेस्ट करता है। ठीक है, सो जी आई वाज टॉकिंग अबाउट इनपुट्स। सो देयर आर 6 इनपुट्स। ठीक है, if there are 6 input lines in any circuit, then for those 6 inputs we will have 2 raised power 6 is equal to 64 input combinations। और अलीजा प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज ना भेजें, जो भी आपने मैसेज करना है वो पब्लिकली भेजें जो सारे पढ़ रहे हो। ठीक है, ओके मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, काइंडली जब आप सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपका जो माइक है बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। ठीक है, तो आप उसको म्यूट किया करें। ओके, सो लॉजिक कन्वर्टर, मैं इसकी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि ये यूज़ कैसे करते हैं हम। लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू यूज़ एन एंड गेट। ठीक है, मैंने एक एंड गेट यूज़ किया। अभी देखें इसकी कितनी इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं। लेट्स से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स को मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, अब मैंने इसके लिए एक ट्रुथ टेबल जनरेट करवाना है। ठीक है, यानी एक 4 इनपुट एंड गेट है, इसके लिए मैंने एक ट्रुथ टेबल जनरेट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लॉजिक कन्वर्टर को यूज करता हूँ। ठीक है, सो मैंने क्लिक किया इंस्ट्रूमेंट्स पे, इसमें जो लास्ट बटन है दिस इज आवर लॉजिक कन्वर्टर, मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग किया स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखें कि इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट पिंस शो हो रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो देयर आर 8 पिंस। ये जो 8 पिंस हैं ये इनपुट पिंस हैं। इट मीन्स कि कोई ऐसा सर्किट जिसकी 8 इनपुट्स होंगी, उस सर्किट को हम इस कन्वर्टर के थ्रू सिमुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम 8 इनपुट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट करवा सकते हैं। और जो लास्ट पिन है
ये आउटपुट है। ठीक हो गया। सो लेट्स से अगर हमारे पास एक 4 इनपुट गेट है, एंड गेट है, तो हमने इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 हर इनपुट को, जो लॉजिक कन्वर्टर है इसकी जो इनपुट पिन्स हैं इनके साथ कनेक्ट करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फर्स्ट इनपुट, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया और फर्स्ट पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, सेकंड को सेकंड से कनेक्ट किया, थर्ड को थर्ड के साथ, एंड फोर्थ को फोर्थ पिन के साथ। सो हमने इनपुट पिन्स को कनेक्ट कर, इनपुट्स को लॉजिक कन्वर्टर की पिन्स के साथ कनेक्ट कर लिया। अब जो आउटपुट है गेट की, ठीक है, इसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर लेके गया तो ये ब्लैक डॉट डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा, ठीक है, आपने क्लिक को छोड़ना नहीं है, क्लिक करके आपने ड्रैग करना है, ड्रैग करके आपने इसको लॉजिक कन्वर्टर की आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सो ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है कि भाई इस 4 इनपुट एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल क्या होगा, तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक नई विंडो ओपन हुई है जिसका टाइटल लिखा हुआ है लॉजिक कन्वर्टर। तो इसके ऊपर टॉप पे देखें ABCDEFGH, ये बेसिकली हर जो पिन है उसका एक नाम है। जो फर्स्ट पिन है A है, सेकंड B है, थर्ड C है, फोर्थ D है। ठीक है, यानी वो A to H, यानी ये 8 लेबल्स हैं हर इनपुट पिन के लिए। ओके, सो आउट पे देखें, ये देखें ये जो रेडियो बटन है ये भी इनेबल्ड है। इट मीन्स के आउटपुट पिन भी एक्टिव है क्योंकि हमने आउटपुट पिन के साथ एंड गेट की आउटपुट को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम चाहें तो हम इस सर्किट से ट्रुथ टेबल को जनरेट करवा सकते हैं। तो जो पहला बटन है ये देखिए कन्वर्जन्स, ये लेवल है कन्वर्जन्स, इसके नीचे डिफरेंट बटन हैं, देयर आर टोटल 6 बटन और हर बटन की एक फंक्शनैलिटी है। जो फर्स्ट बटन है इट रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जन फ्रॉम सर्किट टू ट्रुथ टेबल। सो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें आपके पास एक ट्रुथ टेबल जनरेट हो गया। अगर आप दोबारा ऑब्जर्व करें तो A, B, C और D, ठीक है, ये सारे ब्लैक हैं। सो ब्लैक होने का मतलब ये है कि पिंस A, B, C और D एक्टिव है, ये इनपुट पिंस एक्टिव है, यानी दिस इज अ 4 इनपुट ट्रुथ टेबल। और ये जो हमारे पास लास्ट कॉलम है, दिस रिप्रेजेंट्स आवर आउटपुट। ठीक है, सो आपको पता है कि एंड गेट में आउटपुट तब 1 होती है जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं। सो लास्ट हमारे पास जो इनपुट कॉम्बिनेशन है जिसमें A, B, C और D all are ones, in this case the output is 1। other than that जो भी आपके पास इनपुट कॉम्बिनेशन होगा उस हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास आउटपुट 0 होगी। ठीक है, सो फर्स्ट 15 जो हमारे पास रोज हैं, यानी फर्स्ट 15 जो इनपुट कॉम्बिनेशन हैं उनके लिए आउटपुट 0 है, और लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए यानी ऑल वंस के लिए द आउटपुट इज 1। ठीक है, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है कि जब सारी इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होती है। ये क्लियर हो गया? ओके, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करे, मैं उसका माइक इनेबल करूंगा ताकि मुझे बात कर सके। और तलहा प्लीज अपने हैंड को लोअर कर लें। जो भी कोई क्वेश्चन है आपका, अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज करेंगे। अलीजा, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा और उससे आपको समझ आ जाएगी। ओके, ट्रुथ टेबल कैसे जनरेट करवाते हैं ये आपको समझ आ गई है। देखिए, मैं ये जो डाउनलोड सेक्शन है इसमें मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, जो आपका CS302P का डाउनलोड सेक्शन है, आप वहां से वीडियो को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। Yes, Shahryar, these sessions are being recorded. ठीक है, you will get the recordings of these sessions so that you can revise it later. जी आमना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि जब ये पेपर आता है तो हमारे पास MCQs आते हैं, अब वो किस
कहाँ से आते हैं, और क्योंकि हैंगआउट से हमें सच कोई एमसीक्यूज नहीं मिलते जब हम इनको पेपर देने बैठते हैं, तो वो एमसीक्यूज हम कहाँ से याद कर रहे हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उनको हम कहाँ से प्रिपेयर करें? ओके देखें, जो आप बस लैब मैनुअल्स हैं वो सिंपल एक गाइड है, ठीक है। आपने जी। रटा नहीं, पहली बात ये कि रटा नहीं लगाना। ये आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि हैंड आउट्स में से क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, ऐसा नहीं है। आपने प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। जो एमसीक्यूज आते हैं उन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हैंड आउट्स में से या लैब मैनुअल्स में से एक लाइन उठाई हमने और उसको उसी तरह कॉपी पेस्ट करके हमने एमसीक्यू में की स्टेटमेंट बना दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आप समझें, जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं, जो भी डिफरेंट आपके पास सर्किट्स हैं, उनको समझें, ठीक है। जो एमसीक्यूज आएंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे आप उसको कर सकेंगे, क्योंकि रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी ठीक है, थैंक क्वेश्चंस यू। आते हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग है, एमसीक्यूज हैं, ऑल दोस क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर सिलेबस, जो आपको सिलेबस दिया गया है। और सर लाइव सेशंस का इनका कोई अटेंडेंस से कोई लिंक है? मतलब अगर नहीं ले सकते किसी इश्यूज की वजह से, तो क्या फिर इनकी अटेंडेंस नेगेटिव मार्क होगी, या उसके वजह से नहीं पेपर कब पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, सेशंस की कोई अटेंडेंस नहीं है। सेशंस सिंपल स्टूडेंट्स को एक हेल्प करने के लिए है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो सेशन ज्वाइन करके डिस्कस कर सकता है, लेकिन इसकी अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। हाँ, जो आपके क्विजेज हैं, आपको पता है कि हमने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट भी की है कि आपके इस कोर्स में दो किस्म के क्विजेज होंगे, एक होंगे ग्रेडेड क्विजेज, ठीक है, और एक होंगे नॉन ग्रेडेड वीकली लैब अटेंडेंस क्विजेज। सो जो लैब अटेंडेंस क्विजेज हैं, जो कि हर वीक में एक क्विज हम जो है वो अनाउंस करेंगे, अगर वो उन टोटल जो लेट से अगर आपके पूरे सेमेस्टर में 10 क्विजेस वीकली लैब अटेंडेंस क्विजेस हम जो है वो ओपन करते हैं, तो आपने उसमें अपनी 70% अटेंडेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है। सो अगर 10 क्विजेस आपको दिए गए हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एटलीस्ट 7 क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। अगर वो 70% आपकी अटेंडेंस नहीं होगी उन लैब अटेंडेंस क्विजेस में, तो फिर आप फाइनल टर्म पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है, आप फेल हो जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा से इस कोर्स को रिपीट करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो वीकली लैब अटेंडेंस क्विजेस हैं आप उन सबको अटेम्प्ट करें। ठीक है, थैंक यू सर। सर जी वालेकुम सलाम। सर ये जो भी आपने कहा कि वीकली ये हमारे जो अनाउंसमेंट सेक्शन के साथ वाला जो ऑप्शन होता है, क्विज वाले ऑप्शन में उसमें ही आएंगे कि आप स्क्रीन शेयर नहीं में? नहीं, जितने भी आपके क्विजेज हैं, चाहे वो आपके ग्रेडेड क्विजेज हैं या यानी जिनको सेमेस्टर क्विजेज कहते हैं, या लैब अटेंडेंस क्विजेज हैं, वो सारे आपके उस क्विज इंटरफेस में ही ओपन होंगे, ठीक है। वहीं ठीक पे है, आपको एक जो है ना अलर्ट आएगा, या जो भी है अलर्ट ना भी है तो आपने उसको वैसे चेक ठीक है। करते रहना है, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है ना कि आप ना देख सकें वो अलर्ट। सो जी जी। एक वीक में एक क्विज तो लाजमी ओपन होगा, ठीक है, एक्सेप्ट दोज वीक्स जिसमें आपके मिड टर्म एग्जाम्स हो रहे होंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी वीक्स होंगे उनमें आपके ये वीकली लैब अटेंडेंस क्विजेस ओपन होंगे, और आपने हर क्विज को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसमें आप एब्सेंट डिक्लेयर हो जाएंगे, और अगर आपकी अटेंडेंस 70% से कम होती है देन यू विल बी इनएलिजिबल टू अपीयर इन द फाइनल टर्म पेपर ऑफ CS 302P, ठीक है। ओके ये अपने सर, माइंड एक में और आपने जी। सर एक और बात, ये इसका मिड टर्म तो नहीं होगा, फाइनल ही होगा, और इसके हैंड आउट सर कौन से कहाँ से करें इसके? देखें, हैंड आउट्स लैब मैनुअल्स ही हैं आपके, जो आपको लैब मैनुअल्स दिए गए हैं 16 वीक्स के, यही आपके हैंड आउट्स हैं इस कोर्स के, जी जी। ठीक है। उसमें ठीक हो आपके गया। आपके प्रैक्टिकल टास्क हैं। स्टार्ट में हम हर लैब मैनुअल में कुछ पहले आपको कुछ टास्क जो है पहले से करवाए गए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप उसको समझ सकें। उसके जी बाद फिर हर लैब मैनुअल के एंड पे कुछ टास्क आपके लिए दिए गए हैं कि आप उनको खुद परफॉर्म करें, उनको उन सॉल्व करें, जी ठीक जी। है। सो ठीक है। लेट से अब ये नहीं कह सकते कि सर ये जो ऐसे टास्क हैं इसके लिए वीडियोस अवेलेबल नहीं है। मैं सेशन के स्टार्ट में भी कह चुका हूँ कि जो इस कोर्स की वीडियोस हैं वही वीडियोस हैं जो कि आपके जो थ्योरेटिकल कोर्स है CS 302, वही वीडियोस इस कोर्स के लिए यूज करेंगे। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने वही वीडियोस देखनी है,